एक्सपोर्टर भी है, पांचवा सब चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, चौथा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। क्लियर हो गया? वो इंपोर्ट करके उसी की कॉपी करके एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, जादू। क्लियर हो गया? आगे चलूं? आगे चलेंगे मेरे बहनों भाइयों। तो अब आ जाते हैं ओआईसी के समिट्स की तरफ। ठीक है, 1 मिनट के लिए मेरे बच्चों। ठीक है, तैयबा बेटा 2017 से 2021, 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021। ठीक है मेरे बहनों भाइयों, काइंडली अभी स्क्रीन के ऊपर देखना है, मैं कुछ लिखने लगा। स्क्रीन के ऊपर देखना है, मैं कुछ लिखने लगा, काइंडली। पाकिस्तान ने जिस पीरियड का हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, पाकिस्तान ने 2 समिट्स कैरी आउट करवाए हैं ओआईसी के। पाकिस्तान ने कितने समिट कैरी आउट करवाए हैं? 2 समिट कैरी आउट करवाए हैं ओआईसी के। ठीक हो गया? फ्रॉम 31 दिसंबर टू 15 अगस्त 2022। क्लियर हो गया? जो पहला समिट हुआ वो हुआ 19 दिसंबर 2019 को। मेरे बहनों भाइयों, ये 17th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन था ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई? जो पहला समिट पाकिस्तान ने ओआईसी का करवाया, ये 17th एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन था ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। ठीक हो गया? किधर हुआ? इस्लामाबाद में हुआ। कब हुआ? 19 दिसंबर को। ये बात क्लियर हो गई? 19 दिसंबर 2021 को। ठीक है, 19 दिसंबर 2021 को। आगे चलो मेरे बच्चों। 4 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान ने ओआईसी का दूसरा समिट करवाया 22 से 23 मार्च। 22 से 23 मार्च 2022 को। ठीक है, ये किस चीज का सेशन था? ये बुनियादी तौर पे 48th सेशन था ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। डन? उसामा राठौर साहब, आप नींद में हैं या नशे में हैं? 10 दफा मैंने कहा है कि मैं कम दिसंबर 2021 से 15 दिसंबर 2022, 15 अगस्त 2022 तक की चीजें लिखवा रहा हूं। ठीक हो गया? 19 दिसंबर 2022 को पाकिस्तान ने पहला, ठीक हो गया, सेशन करवाया। ये सेशन किस चीज का था? 17th एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। जबकि दूसरा पाकिस्तान ने जो इजलास करवाया वो था 22 से 23 मार्च 2022। ये 48th सेशन था ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब मेरे बच्चों, इसकी कॉन्टिन्यूटी के अंदर इस बात को जरा समझना है कि जो हम लोगों ने 17th सेशन करवाया, 17th एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन हुआ 19 दिसंबर को, बुनियादी तौर पे ये अफगानिस्तान के इशू पे हुआ। ये कब के इशू पे हुआ? 2021। सॉरी, अगर मैंने 2019 बोल दिया तो इसे करेक्ट कर लो, 2021। जो 17th एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन हुआ, ये कब हुआ? ये इसका मुद्दा क्या था? इसका मुद्दा था मेरे बहनों भाइयों, ठीक हो गया, अफगानिस्तान का इशू हो गया। अब इसके अंदर जो अफगानिस्तान के सॉल्यूशन के लिए जो प्रोग्राम पर पोस्ट किया गया, वो प्रोग्राम 6 पॉइंट का फ्रेमवर्क था। कितने पॉइंट्स का फ्रेमवर्क था? 6 पॉइंट्स का फ्रेमवर्क था, जिसको एग्री किया गया। आगे चलूं? अब मेरे बहनों भाइयों, ठीक है, जो 22 से 23 मार्च के अंदर 48 सेशन ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर हुआ,
इसके अंदर जो इलामिया दिया गया उसमें 70 पॉइंट्स थे। ये एफपीएससी वाले पॉइंट्स भी पूछ लेंगे कि इलामिया के अंदर 19 अगस्त वाले इलामिया के अंदर कितने पॉइंट्स थे? 6 पॉइंट्स थे। 19 दिसंबर वाले इलामिया में कितने पॉइंट्स थे? 6 पॉइंट्स थे। 22-23 मार्च वाले इलामिया में कितने पॉइंट्स थे? तो उसका जवाब है, ठीक है, 70 पॉइंट्स। ठीक है, दोनों किधर हुए? दोनों इस्लामाबाद में हुए। दोनों को होस्ट किसने किया? दोनों को पाकिस्तान ने होस्ट किया। 19 दिसंबर वाले का एजेंडा क्या था? अफगानिस्तान क्राइसिस 70, शुमाइला बेटा 70, 70, 7-0, ठीक हो गया। और जो 22-23 मार्च का हुआ वो एक रेगुलर सेशन था। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी के अंदर मेरे बच्चों कुछ और फैक्ट्स नोट कर ली। ओआईसी का जो अगला इजलास होगा ना, ठीक है, वो मुरेशिया के अंदर होगा। किधर होगा? मुरेशिया के अंदर होगा। इस वक्त जो ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं हुसैन बराहम ताहा। इनका ताल्लुक चैड से है। चैड बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, वो लफ्ज प्रोनाउंस करना भी ठीक नहीं है क्लास में। दिसंबर में 6 और 70 मार्च में, ठीक है। इस टाइम जनरल सेक्रेटरी कौन है ओआईसी के? इस टाइम जनरल सेक्रेटरी हैं हुसैन बराहम ताहा। उनका ताल्लुक किस मुल्क से है? उसका ताल्लुक चैड से है। अब इसी की कॉन्टिन्यूटी के अंदर, ठीक है, इसी की कॉन्टिन्यूटी के अंदर मेरे बच्चों, क्या पाकिस्तान के भी कोई ओआईसी में जनरल सेक्रेटरी रहे हैं? तो इसका जवाब है यस। सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी रहे। सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा। और ये किस टाइम टेन्योर के अंदर रहे? ये हजरत मौलाना मीरुल मोमिनीन ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह अलैह के दौर में 1985 से 1988 तक रहे। ठीक हो गया। चुनाचे इस टाइम जनरल सेक्रेटरी कौन है? पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी कौन थे? मैंने ये दोनों पॉइंट बता दिए। बेगम मुझे ये चाय ला के बल्कि कहवा दे। ठीक हो गया। उसके बाद ओआईसी कब बनी? ओआईसी 1969 में बनी। ओआईसी कब बनी? ओआईसी 1969 में बनी। ठीक है। इसके कितने मेंबर्स हैं? इसके 57 मेंबर्स। डन हो गया। इसके फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे? इसके फाउंडिंग मेंबर 30 थे। इसके फाउंडिंग मेंबर कितने थे? इसके फाउंडिंग मेंबर 30 थे। क्लियर हो गया। इसमें ऑल आउट मुस्लिम कंट्रीज कितने थे? इसमें ऑल आउट मुस्लिम कंट्रीज थे 44। ठीक हो गया। बाकी ऐसे मुमालिक थे जिनकी मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है। मेजर मुस्लिम पॉपुलेशन तो है, मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं। आगे चलते हैं। इसका पहला चार्टर कब अडॉप्ट किया गया? इसका पहला चार्टर अडॉप्ट किया गया 1972 में। कब अडॉप्ट किया गया? 1972 में। ठीक हो गया। ओआईसी को जब बनाया गया, ठीक है, ओआईसी को जब बनाया गया तो किस सिनेरियो के तहत बनाया गया? तो इसका जवाब है फलस्तीन में अल-अक्सा मॉस्क के ऊपर हमला हुआ था, उसके जवाब में बनाया गया। उसके जवाब में बनाया गया। और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पहला प्रेसिडेंट, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट्स का, ठीक हो गया, समिट हुआ था, इस्लामिक समिट हुआ था। वो कब हुआ था? वो 1974 में हुआ था। और इसे किसने होस्ट किया था? इसे जियालों के अब्बू ने होस्ट किया था। क्लियर हो गया। ये जितने भी ओआईसी के रेलिवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ सकते हैं वो मैंने तुम लोगों को बता दिए। अगर यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मुझे मेरे बच्चों ओके कॉल दो। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है जद्दा में। ठीक है। अब काइंडली मेरे बच्चों मेरी बात सुन लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा। ठीक है। काइंडली चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मेरी बात सुन लीजिए। ओआईसी 1969 में बनी।
इसके चार्टर को 1972 में अडॉप्ट किया गया। 57 इसके टोटल मेंबर है। जिस टाइम ये बनाई गई उसके 30 मेंबर थे, और ये बनाई गई थी, यहूदियों ने अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर हमला किया था, तो ये फलस्तीन के इस क्राइसिस के जवाब में बनाई गई थी। पाकिस्तान ने जो सबसे पहला इस्लामिक समिट होस्ट किया था वो भुट्टो की सरबराही में किया था। कब किया था? 1974 में किया था। ठीक हो गया। 19 दिसंबर 2021 को पाकिस्तान ने इसके 17th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन को होस्ट किया, जो अफगानिस्तान के सोल्यूशन पे कॉल किया गया, जिसमें 6 पॉइंट्स का इलामिया जारी किया। ठीक हो गया। अब इसकी अंदर एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि 3 बिलियन सऊदी रियाल की एड भी कमिट की सऊदी अरब ने अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। ठीक हो गया। जो दूसरा पिछले एक साल में इजलास होल्ड किया गया, ठीक हो गया, वो 48, ठीक हो गया, सेशन था काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का। ये कब से कब तक हुआ? ये 22 से 23 मार्च तक हुआ। ठीक हो गया। ये किसने होस्ट किया? ये पाकिस्तान ने होस्ट किया। ठीक है। इसमें कितने पॉइंट्स का अलामिया जारी हुआ? 70 पॉइंट्स का इलामिया जारी हुआ। इस टाइम ओआईसी का जनरल सेक्रेटरी कौन है? तो इसका नाम है हुसैन, ठीक हो गया, ताहा। उनका ताल्लुक किस मुल्क से? उनका ताल्लुक चैड मुल्क से। पाकिस्तान के क्या कोई जनरल सेक्रेटरी रहे हैं? तो उसका जवाब है यस, सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा ओआईसी में पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं? 1985 से 1988 तक रहे हैं। शिफा बेटा, अलामिया होता है, ठीक हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ द समिट। ओके। पाकिस्तान ने आज तक फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे 3 समिट होस्ट किए हैं। हेड ऑफ स्टेट का सिर्फ एक समिट होस्ट किया है 1974। 3 साल जनरल सेक्रेटरी की टर्म होती है, 3 साल। 70 पॉइंट्स। अल अक्सा मस्जिद, अब्दुल, आगे चलो मेरे बच्चों। सऊदी अरब की एड थी दानिश 3 बिलियन रियाल, सऊदी रियाल। पाकिस्तान ने सरिश बेटा होस्ट किया था। पहला जो चार्टर अप्रूव हुआ वो 1972 में हुआ। मेरे बच्चों अब इतने ज्यादा ड्रामे तो ना करो ना, स्क्रीन के स्लाइड शॉट ले लो। 10 दफा बोल चुका हूं, तुम्हारे नफरे नहीं खत्म हो रहे। एक एक को आके पर्सनली पढ़ा देता हूँ, होम ट्यूशन दे देता हूँ। आगे चलते हैं। ठीक हो गया। आगे चलेंगे। अब मेरे बच्चों बहुत ही तगड़े फैक्ट्स आने लगे, बहुत ही तगड़े फैक्ट्स आने लगे, जो रिसेंट तरीन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है, इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यूएनएफसीसीसी बोला जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूएनएफसीसीसी बोला जाता है। पहला बेटा, ये यूएनएफसीसीसी से बनता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। डन हो गया। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। शुएब तू पढ़ा ले, लड़ाई खत्म कर देते हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज की एनुअल फॉलोअप मीटिंग को क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सीओपी। ठीक हो गया। 2021 में जो कॉन्फ्रेंस हुई
ये कितनी कॉन्फ्रेंस थी? ये 26th कॉन्फ्रेंस थी। अब इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्या कहते हैं? यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। आगे चलो मेरे बच्चों, मेन बेटा, यहां तक मेरी बेटी को समझ आ गई। अब इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किसने किया? इटली ने। यूएन के साथ को होस्ट किसने किया? सॉरी, यूके के साथ को होस्ट किसने किया? इटली ने। यूएनएफसीसीसी से बनता है मारिया बेटा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आसान जुबान में इसे यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब मेरे बच्चों, ठीक है, अरोमा बेटा मेरे साथ चल लोगी? ठीक है, प्लीज। अब मेरे बहनों भाइयों, ये कॉन्फ्रेंस किधर हुई? तो इसका जवाब है यूके में। यूके के साथ को होस्ट किसने किया? इटली ने। यूके के किस शहर में हुई? ग्लासगो में हुई। ग्लासगो के किस एरिया में हुई? तो इसका जवाब है, ठीक है, ग्लासगो के किस एरिया में हुई? तो इसका जवाब है कॉर्नवेल बीच पे हुई, कॉर्नवेल कोस्ट पे हुई। क्लियर हो गया? आगे चलूं। ये 2021 की सबसे बड़ी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस थी। शुरू कब हुई? 31 दिसंबर। शुरू कब हुई? 31 दिसंबर 2021 को। खत्म कब हुई? 13 नवंबर 2021 को। शुरू कब हुई? 31 अक्टूबर को। खत्म कब हुई? 13 नवंबर को। इसमें टोटल कितने रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स थे? तो इसका जवाब है 40,000। ठीक हो गया? कितने मुल्कों ने ऑफिशियली इसमें पार्टिसिपेट किया? तो जवाब है 197। 31 अक्टूबर 2021 से 13 नवंबर 2021 तक 14 दिन की ये कॉन्फ्रेंस हुई। 31 अक्टूबर। कितने मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया? 197 में। इन 197 में से हेड ऑफ स्टेट कितने थे जिन्होंने खुद पार्टिसिपेट किया? तो इसका जवाब है 120 हेड ऑफ स्टेट्स ने इन पर्सन पार्टिसिपेट किया। ठीक हो गया? फिर आगे चलते हैं। तो इस पार्टिसिपेंट, इस इवेंट को होस्ट करने के लिए कितने वॉलंटियर्स थे? ठीक है, इसके अंदर 866 वॉलंटियर्स थे। इरफाना बेटा, इसके अंदर स्टूडेंट्स को भी अलाउ किया जाता है, इन्वायरमेंटल साइंसेस के एक्सपर्ट्स को भी इनवाइट किया जाता है। क्लियर हो गया? तो टोटल जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स थे वो मैं बेटी अपनी को बता रहा हूं कि 40,000 थे। ठीक हो गया? पैरेलल के अंदर कितने दरख्त इवेंट के ऊपर प्लांट किए गए? 1,000। इस इवेंट के अंदर एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुई कि क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अप्रूव हुआ। उस स्टैंडर्ड का नाम क्या है? ISO 2121। ISO 2121 स्टैंडर्ड अप्रूव किया गया। क्लियर हो गया? यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट एस्टेब्लिश किया गया। वो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट क्या है वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। कल सुन बेटा, जो नहीं समझ आया छोड़ दे। ठीक हो गया? अब मोटे मोटे मैं फैक्ट्स दोबारा रिपीट करने लगा।
यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 यूके ने होस्ट की, ग्लासगो वाज द सिटी, कॉर्नवल बीच वाज द वेन्यू। ठीक हो गया। 31 अक्टूबर टू 13 नवंबर कैरी आउट हुई। 40,000 रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स थे। 197 कंट्रीज ने ऑफिशियली पार्टिसिपेट किया। इन 197 में से 120 के अपने हेड ऑफ स्टेट्स ने इन पर्सन अटेंड किया। इटली ने यूके के साथ इसे को होस्ट किया। ठीक हो गया, यानी इन पार्टनरशिप। इसमें 886 टोटल वॉलंटियर्स थे, 40,000 रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स थे। इसके अंदर ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट के ऊपर एग्रीमेंट हुआ। ठीक हो गया, और तकरीबन 1,000 ट्रीज को प्लांट किया गया। अब इसके अंदर जो डिसीजन मेजर आए वो बाद में आ जाएगी। ठीक हो गया। हमजा बेटा, ना सिर्फ इमरान खान ने तकरीर की, बल्कि बोरिस जॉनसन ने अपनी तकरीर के अंदर कहा था कि इफ देयर इज समवन टू लर्न फ्रॉम इन ऑर्डर टू गो फॉर एनवायरमेंटल मिटिगेशन एक्शंस, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। तो इमरान खान ने भी तकरीर की, लेकिन पाकिस्तान के बिलियन ट्री सुनामी को मेजर एप्रिसिएशन इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर मिली। मेरे बच्चों, अगर COP26 के रेलिवेंट अगर कोई मेजर, ठीक हो गया, डेवलपमेंट्स तुम लोगों को पता चल गई हैं तो मुझे ओके कॉल दो। ISO रिमशा बेटा एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन बोला जाता है। क्लियर हो गया। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाती है। इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का एक स्टैंडर्ड अप्रूव हुआ। जी, COP27 इजिप्ट में कैरी आउट होगी, ये आगे आ जाएगा। मुताहिर, मैंने इस क्लास के कुछ रूल सेट किए थे। ठीक है, अगर वो फॉलो करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी आसान रहेगी और मेरी जिंदगी भी आसान रहेगी। ठीक हो गया। नहीं तो मुझे इग्नोर जोन में डालने आता है। जब भी कोई एक मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट होता है अरवा बेटा, ठीक हो गया, कुत्सिया बेटा, तो उस इन्वायरमेंटल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट की जो फॉलो अप मीटिंग होती है उसके लिए एक स्टैंडर्ड नाम इस्तेमाल होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज अ स्टैंडर्ड टर्म यूज्ड फॉर फॉलो अप ऑफ एनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अब क्लियर हो गया? आगे चलूं? शायद आगे चलूं, क्योंकि राबिया बेटा 26वीं कॉन्फ्रेंस थी फॉलो अप। ठीक है हमजा, थैंक यू। मेरे बच्चों, ये जो COP26 कॉन्फ्रेंस थी ना, ठीक हो गया, इसका प्रेसिडेंट था एक ब्रिटिश इंडियन जिसका नाम था आलोक शर्मा। आलोक शर्मा एक यूके का पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन इसका ओरिजिनल ताल्लुक इंडिया से है। आगे चलूं? सना बेटा, इनमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। छोड़ दे यार, कुछ नहीं है अहमद बेटा। ये अब मेरे बच्चों आगे आ जाओ। आलोक शर्मा असद एक यूके का पार्लियामेंटेरियन है जिसका ताल्लुक भाई साहब, ठीक हो गया, इंडिया के साथ है। ही वॉज प्रिजाइडिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ COP26। आगे चलूं? ठीक है, आगे चलो। अब मेरे बहनों भाइयों, एक मेजर क्वेश्चन है ग्लोबल इलेक्शंस। ठीक है, ग्लोबल इलेक्शंस 2021 के इलेक्शन में पहले कवर करवाने लगा हूं, उसके बाद मैं 2022 के इलेक्शंस पे आऊंगा। 2021 के जो मेजर इलेक्शंस थे
वो मैं कवर करवाने लगा हूं, ठीक है। उसके बाद मैं आगे चलूंगा, ठीक है मेरे बहनों भाइयों। 21 नवंबर 2021 वेनेजुएला के अंदर इलेक्शन हुआ, ठीक है। 21 नवंबर 2021 कहां पे इलेक्शन हुआ? वेनेजुएला में। प्रेसिडेंट निकोलस की हुकूमत फिर से आई। प्रेसिडेंट निकोलस की हुकूमत फिर से आई, ठीक हो गया। किस पार्टी से उनका ताल्लुक है? मडूरो पार्टी से उनका ताल्लुक है। वेनेजुएला पहला इलेक्शन था फॉर हेड ऑफ स्टेट, एक मेजर इलेक्शन था 2021 का। फिर जो दूसरा मेजर इलेक्शन हुआ वो हुआ 24 जनवरी को पुर्तगाल में, ठीक हो गया। प्रेसिडेंट मार्सिलो, इसने वो री इलेक्शन जीता। फिर 6 मई को स्कॉटलैंड के अंदर इलेक्शन हुआ। जी अरसलान में 2021 के इलेक्शन करवा रहा हूं मेरा भाई। स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने ये रेफरेंडम जीता। फिर नेदरलैंड्स के अंदर एक इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी की मार्क रूटी ने ये इलेक्शन जीता जी, ठीक है। प्लीज आगे चलते हैं। जून 20 अर्मीनिया। इन सारे इलेक्शंस में दो चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ये जिनके ऊपर अभी गोल दायरा लगा रहा हूं ना, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी को याद रखना याद नहीं रखना वो मैटर नहीं करता, ठीक है जहांगीर। काजाकिस्तान का इलेक्शन जीता नूर अतन पार्टी ने। काजाकिस्तान का इलेक्शन किसने जीता? नूर अतन पार्टी ने। और किर्गिस्तान पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर कन्वर्ट हुआ। तो ये दो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है कि 2021 के अंदर कौन सा मुस्लिम कंट्री पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर कन्वर्ट हुआ। तो यूथ ये बोलेंगे पाकिस्तान, लेकिन असल जवाब है किर्गिस्तान। और काजाकिस्तान के अंदर कौन सी पार्टी इलेक्शन जीती? तो इसका जवाब है काजाकिस्तान। आगे चलो मेरे बच्चों, ठीक हो गया। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी में जब जाएंगे, इसकी जब कॉन्टिन्यूटी में जाएंगे, ठीक है, तो हम लोगों का जो अगला इलेक्शन है, ठीक हो गया, इसकी कॉन्टिन्यूटी के अंदर कुछ और इलेक्शन है। अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सिर्फ तुम्हें मेजर इलेक्शंस इसमें से बताऊं। एक इलेक्शन है जून 18 का, ईरान का इलेक्शन। इब्राहिम रईसी साहब जीते, ठीक है। और सुप्रीम लीडर फोत होने वाले हैं, तो इब्राहिम रईसी साहब, ठीक हो गया, अपनी नौकरी फर्दर पक्की करने के चक्कर में। पहली बात क्लियर होगी। तो ईरान के इलेक्शन के अंदर सर हसन रूहानी को रिप्लेस किया सर इब्राहिम रईसी ने। क्लियर। फिर जो एक और चीज याद रखने वाली है इलेक्शन से रिलेवेंट, वो है इजराइल का इलेक्शन। क्योंकि इन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत बहुत ज्यादा है, तो ये 23 मार्च को इलेक्शन हुआ। ये कब इलेक्शन हुआ? ये 23 मार्च को इलेक्शन हुआ, ठीक है। जिसे नेतन्याहू की पार्टी ने जीत तो लिया, लेकिन नेतन्याहू ने प्राइम मिनिस्टर बनने से इनकार किया। तो इस टाइम इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट, यानी नेतन्याहू ने
ठीक हो गया? हिदायत ठीक हो गया? तू ठीक है, तू इस पूरे की पूरी, एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट सब्र तो करो। ठीक हो गया? अच्छा क्या हूं ने इलेक्शंस करवाए, उसकी पार्टी जीत तो गई। यार एक मिनट अली ठहर जाओ, उसकी पार्टी जीत तो गई, लेकिन उसने पार्लियामेंट्री प्रेशर के ऊपर अपनी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर निफ्ताली बेनेट को इक्तदार ट्रांसफर किया। डन? ठीक हो गया? निफ्ताली बेनेट की ने भी कुछ अरसे बाद रिजाइन कर दिया, और इसी की पार्टी के, ठीक हो गया, इसी पार्टी के एक और लोंडे को वजीर आजम बना दिया गया, जिसका नाम था, ठीक है, यायर लैपिड। यायर लैपिड। तो इसराइल के अंदर पिछले एक साल के अंदर 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। ठीक हो गया? कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए? 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। ठीक है? पहले था नेतन्याहू, फिर बना निफ्ताली बेनेट, और फिर आया यायर लैपिड। तो एक ईरान का इलेक्शन इंपॉर्टेंट है और एक इजराइल का इलेक्शन इंपॉर्टेंट। यहां तक मेरे बच्चों बात समझ आ गई? और फिर एक इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, और वो इलेक्शन इंपॉर्टेंट है रशिया का। रशिया नहीं, हिदायत डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? रशिया के अंदर प्यूटन की पार्टी, यूनाइटेड रशिया पार्टी ने दोबारा से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जीते सिंपल मेजॉरिटी से। तो मेरे बच्चों 2021 के कौन कौन से इलेक्शन आपने याद रखने? काजाकिस्तान, कौन जीता? नूर पार्टी। ईरान, कौन जीता? इब्राहिम रईसी। रशिया, कौन जीता? प्यूटन की यूनाइटेड रशिया पार्टी। इजराइल, कौन जीता? ठीक हो गया, लिकट पार्टी। लेकिन लिकट पार्टी के 3 लोंडे, ठीक है, 3 लोंडे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर रिप्लेस कर चुके हैं। नेतन्याहू को रिप्लेस किया बेनेट ने, बेनेट को रिप्लेस किया लैपिड ने। अगर मेरे बहनों भाइयों को इलेक्शंस का पूरा डाटा क्लियर हो गया तो मुझे ओके कॉल दो। हाँ 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 हाँ, ओ ओ ओ ओ ओ, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर गया हूं, काइंडली 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 मेरे बच्चों, जर्मनी में अंजलिना मॉर्कल की जगह नया लोंड आया, जिसका नाम है ओलफ शकलूज। ओलिव ऑयल से याद रखना, ओलफ शकलूज। क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट नाम। लेपेट, जी, शुएब 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 इंसान। तो वह बेटा, मैंने कतन तेरे से मूवियों का स्क्रिप्ट नहीं पूछा। आगे चलूं? मेजर इलेक्शन कौन से याद रखने? इजराइल, जर्मनी, ईरान, रशिया, काजाकिस्तान, और किस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट हुआ? किर्गिस्तान। मेरे बच्चों आगे चला जाऊं? आगे चला जाऊं? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाओ 2022 के सबसे बड़े इलेक्शन पे। ठीक है, तरीब के लब्बैक वाले मार्केट में आ जाओ। ठीक है, 2023 के 22 के सबसे बड़े इलेक्शन के ऊपर आ जाओ। ठीक हो गया? मेरे बहनों भाइयों काइंडली देखिएगा, 2022 का जो सबसे बड़ा इलेक्शन हुआ, वो हुआ फ्रांस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। किस मुल्क का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन?
फ्रांस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। क्लियर? ये किस किस के दरमियान हुआ? ठीक है, ये हुआ रिपब्लिक ऑन द मूव। मैक्रोन की पार्टी का नाम क्या है? रिपब्लिक ऑन द मूव। इसका मुकाबला था इसके साथ, इसका मुकाबला था नेशनल रैली पार्टी के साथ। हम रिपब्लिक ऑन द मूव, ठीक हो गया। तो एम्यूल मैक्रोन के अगेंस्ट कौन थी? ठीक हो गया। पेन याद रखिएगा, मेराइन ली पेन। पेन और मकरूनी का आपस में मुकाबला। क्लियर हो गया? ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, जो रन ऑफ इलेक्शन था ये हुआ 24 अप्रैल को। रन ऑफ इलेक्शन कब हुआ? रन ऑफ इलेक्शन हुआ 24 अप्रैल को। अब कहानी जरा समझिएगा। ज़ैनब मेरी बेटी, फ्रांस का प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये कहता है कि अगर रन ऑफ इलेक्शन के अंदर कोई एक कैंडिडेट स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल मेजॉरिटी नहीं लेता, 50% से ज्यादा वोट नहीं लेता, तो फॉलो अप इलेक्शन होगा बिटवीन दोस टू कैंडिडेट्स जिनके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। बात क्लियर होगी? जो 24 अप्रैल को इलेक्शन हुआ उसके अंदर मैक्रोन को मिले 27.6% वोट्स और पेन को मिले 23.4% वोट्स, और टोटल कैंडिडेट्स कितने थे? 7। तो इन दोनों के दरमियान जो फॉलोअप इलेक्शन हुआ वो हुआ 7 मई को। फॉलोअप इलेक्शन कब हुआ? फॉलोअप इलेक्शन हुआ 7 मई को। क्लियर हो गया? जिसके अंदर मैक्रोन को फतह मिली। मैक्रोन ने 58.5% वोट लिए और पेन की इंक खत्म हो गई, उसने 41.5% वोट लिए। मीनिंग दैट 58.5% वोट से रिपब्लिक ऑन द मूव पार्टी मैक्रोन, ठीक हो गया, तहरीके लब्बैक के फ्रेंड्स दोबारा इक्तदार में आ गए। पहला इलेक्शन हुआ 24 अप्रैल को, जो मई फॉलो अप इलेक्शन हुआ वो हुआ 7 मई को। मेरे बच्चों, अगर मसूद फाइनल राउंड आ जाए या रन ऑफ इलेक्शन आ जाए, उन लफ्जों को देख के तूने देखना। आगे चलूं बच्चों, फ्रांस के इलेक्शन हो गए, आगे चलते जी। सैयदा बेटा, सैयद, ठीक हो गया। जो लेटेस्ट इलेक्शन हुए थे और जर्नली उसके अंदर एग्जैक्टली वो वोट या परसेंटेज पूछ लेता है। पुराने वालों की परसेंटेज मैंने नहीं करवाई थी, लेकिन ये तो बिल्कुल लेटेस्ट इलेक्शन है तो इसकी पूछ सकता है। ठीक हो गया? आगे चलते हैं मेरे पास। अब ठीक है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। इस साल क्लाइमेट की ऊपर एक पैनल है जिसको कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट के ऊपर एक पैनल है जिस पैनल को क्या कहते हैं? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, शॉर्ट फॉर्म में IPCC
सी। अच्छा, इसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो 28 फरवरी 2022 को आई है। चला बेटा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। आईपीसीसी की लेटेस्ट रिपोर्ट कब आई है? आईपीसीसी की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 28 फरवरी 2022। आगे चलो मेरे बच्चों। और इस रिपोर्ट ने एक चीज बिल्ड की है कि 2021 के अंदर जो एवरेज इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री से बढ़ के 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्लियर हो गया? 1.5 डिग्री से सेंटीग्रेड से एवरेज इंक्रीज इन टेम्परेचर 2 डिग्री तक पहुंच जाएगा। जी नाइला बेटा, आगे चलो मेरे बच्चों। और ये कहता है कि अगर इसी स्पीड से, ठीक हो गया, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ा तो सी लेवल के अंदर ऑन एन एवरेज 1 मीटर इजाफा हो जाएगा। आधा डिग्री जैनब बेटा ऐड हो जाएगा। पहले प्रोजेक्शन ये थी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, अब ये कह रहा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। उजैर, ये मैं पूरी सेंचुरी की फिगर्स तुम्हें बता रहा हूं, मैं मौजूदा अभी तक कितना हो चुका है वो नहीं बता रहा। आगे चलो मेरे बच्चों, ठीक हो गया। सिर्फ 2 चीजें आएंगी, ठीक है। आईपीसीसी की रिपोर्ट कब आई? तो इसका जवाब है 28 फरवरी को आई। ये कौन सी असेसमेंट थी? ये 6th असेसमेंट की रिपोर्ट थी। 6th असेसमेंट की कौन सी रिपोर्ट थी? सेकंड रिपोर्ट थी। और इसने रिपोर्ट ने, ठीक हो गया, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट के लिए कौन सा टाइटल यूज किया गया? इरिवर्सिबल लॉसेस। अब ये प्रोजेक्ट ये कर रहा है कि इसी हिसाब से एम्बिशंस बढ़ती रही तो इस सेंचुरी का जो ग्लोबल इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और जो इंक्रीज इन सी लेवल होगा वो ऑन एन एवरेज 1 मीटर होगा। आई होप सो मेरे बच्चों, आईपीसीसी की रिपोर्ट के मेजर पॉइंट तुम लोगों को मिल गए। आगे चलूं? ठीक है, आगे चलते, आगे चलेंगे मेरे बहनों भाइयों। तो इससे अगला पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान के मिसाइल नेटवर्क्स। पाकिस्तान के मिसाइल नेटवर्क्स, क्लियर? अब इसके अंदर बहुत सारी चीजों को तुमने नोट करना है, बहुत सारी चीजों को तुम लोगों ने नोट करना। पाकिस्तान ने 2021 के अंदर सबसे बड़ा अपना मिसाइल टेस्ट किया इन टर्म्स ऑफ रेंज, और वो मिसाइल का नाम है शाहीन 3। पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट रेंज कौन सा मिसाइल है? शाहीन 3। क्लियर? इन टर्म्स ऑफ माइल्स इसकी रेंज है 1700 माइल्स। इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर इसकी रेंज है 2750 किलोमीटर। क्लियर? और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने, ठीक हो गया, टेक्टिकल वेपन्स में, स्मॉल स्केल वेपन्स में एक जो मिसाइल टेस्ट किया
2021 में वो था राध मिसाइल, ठीक हो गया। हतफ 8 और नसर मिसाइल हतफ 9। 2021 में पाकिस्तान ने टोटल कितने मिसाइल टेस्ट किए? पाकिस्तान ने 3 मिसाइल टेस्ट किए। सवेरा बेटा ये तेरे से नहीं पूछा जाएगा। एक है शाहीन 3, एक है राद हतफ 8 और एक है नसर हतफ 9। ये 2021 और 22 के अंदर टोटल अभी तक 2021-22 मिला के टोटल अभी तक, ठीक हो गया, 3 मिसाइल्स हैं, शाहीन 3, राद हतफ 8, नसर हतफ 9। नसर हतफ 9 की रेंज है 60 किलोमीटर, राद हतफ 8 की रेंज है 350 किलोमीटर और शाहीन 3 की रेंज है 2750 किलोमीटर। इन टर्म्स ऑफ माइल्स 1700 माइल्स। क्लियर हो गया? ठीक हो गया। ये दफा सीनियन, ठीक हो गया भाई, मुझे नहीं पता बच्चों। अगर अरुसा तुम शुरू से मेरी क्लास में बैठी हुई है या ना? तो मेरा पुत्र, हमने किस टाइम की बात करनी थी? आगे चलूं मेरे बच्चों? सुना बेटा, डेट नहीं आएगी, सिर्फ मिसाइल का नाम आएगा, ठीक हो गया, या उसकी रेंज आएगी। अब दाली मिसाइल नहीं है। अब यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर तुझे बड़ा नजर आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी रेंज भी बड़ी है, उसका वॉरहेड बड़ा है। ठीक हो गया। पाकिस्तान ने कितने मिसाइल लॉन्च किए? 3। शाहीन 3, ठीक हो गया, राद हतफ 8, नसर हतफ 9। 2750 किलोमीटर। क्लियर हो गया? उसामा साहब, अगर आप जाग रहे हैं तो साथ उसके यूनिट भी देख लें। एक माइल्स के अंदर है और एक किलोमीटर्स के अंदर है। इतनी सस्ती तो ना पिया कर। सारे अपनी हरकतों के ऊपर आगे आगे चलो मेरे बच्चों। ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, ये एक इवेंट है जिसको तकरीबन, ठीक हो गया, इस साल के पीएससी के सारे पेपरों में पूछा गया। ठीक हो गया। मुझे नहीं पता इसमें पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। इंडिया का गलती से एक मिसाइल चल गया, ठीक हो गया, वो भी सस्ती चरस पीता था, वो भी मूत्र विसर्जन करता था। ठीक है। तो मेरा पुत्र, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया का मिसाइल आया उसके रेफरेंस से जितने फैक्ट्स हैं वो नोट कर दो। इंडिया का ये जो एक्सीडेंटली मिसाइल आया, ये पाकिस्तान में आया 9 मार्च को 2022, 9th ऑफ मार्च 2022, 9th ऑफ मार्च 2022। इस मिसाइल का नाम क्या था? ब्राह्मोस मिसाइल। इस मिसाइल का नाम क्या था? ब्राह्मोस मिसाइल। ठीक हो गया। इस मिसाइल का नाम क्या था? ब्राह्मोस मिसाइल। ठीक हो गया। उसके बाद ये कहां से आया? ये सिरसा एयरबेस हरियाणा से आया, जो कि इंडिया का एक शहर है, इंडियन पंजाब का एक शहर है। ये कहां से आया? ये सिरसा एयरबेस हरियाणा पंजाब इंडिया से आया। ये कहां से आया? ये सिरसा एयरबेस हरियाणा पंजाब इंडिया से आया। और ये कहां पे आके गिरा? ये पाकिस्तान पंजाब के शहर मियां चन्नू में आके गिरा। ये कहां पे आके गिरा? ये मियां चन्नू पे आके गिरा।
ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस में इसने कितने किलोमीटर का फासला तय किया? इसने इस पूरे प्रोसेस के अंदर 228 किलोमीटर का फासला तय किया। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम लोग चरस पी के सोए हुए थे। ठीक हो गया। इंडिया ने कहा सॉरी गलती हो गई, इसके साथ वॉर अटैच नहीं थे। इंडिया ने कहा सॉरी गलती हो गई। और 23 अगस्त को मेरी बर्थडे थी, तो मेरी बर्थडे की खुशी के अंदर इंडिया वालों ने कहा कि ये 3 एयरफोर्स के लोंडों को हमने नौकरी से निकाल दिया है, इनकी गलती थी जिसकी वजह से ये मिसाइल चला था। हालांकि एक्चुअली वो चेक करना चाहते थे कि इधर से चलेगा तो आगे से कुछ रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा। चल गया तो आपका, ना चला चाइना वाले। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? अब अल्लाह का वास्ते मेरे से कोई ये ना पूछे किस तारीख को हुआ। इस स्लाइड पे मैंने जानबूझ के हर चीज 3-3 दफा बोली है, क्योंकि तुम्हारे 4-4 दफा सवालों से मैं तंग आ चुका हूं। आगे चलूं? अरसलान स्क्रीन पे देख, दोनों साइडों का डिस्टेंस ऐड मार। आगे चलूं? ठीक है, आगे चलेंगे तो मेरे बहनों भाइयों एक और बड़ी चीज, ठीक है, वो है रिकोडिक का मुआहिदा। मानूर बेटा, मैंने अल्लाह की कसम तुझे नहीं इनवाइट किया हुआ, ठीक है, और मैंने अल्लाह की कसम तुझे रोका हुआ भी नहीं है। जा सो जा मेरी बेटी, सब लोगों का पास होना जरूरी नहीं होता। ठीक है, अब प्लीज नोट कीजिएगा। और जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो है रिकोडिक डील। ठीक है, ये डील कब हुई? ये डील हुई 20 मार्च 2020 को। ये डील कब हुई? ये 20 मार्च 2022 को हुई। ये डील कब हुई? ये 20 मार्च 2022 को हुई। ये डील कब हुई? ये 20 मार्च 2022 को। पाकिस्तान की ये डील किस कंपनी के साथ हुई? तो उसका जवाब है बैरिक गोल्ड। पाकिस्तान की ये डील किस कंपनी के साथ हुई? तो उसका जवाब है बैरिक गोल्ड। पाकिस्तान की ये डील किस कंपनी के साथ हुई? तो इसका जवाब है बैरिक गोल्ड। इस कंपनी का ताल्लुक किस मुल्क से है? इस कंपनी का ताल्लुक है कनाडा से। इस कंपनी का ताल्लुक किस, ठीक है, मुल्क से है? इस कंपनी का ताल्लुक कनाडा से है। ठीक हो गया। अब कहानी जरा समझनी है, कहानी जरा समझनी है। मुबशर ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, मुबशर ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान ने रिको डिक का कॉन्ट्रैक्ट पहले अवार्ड किया था, उसका बैकग्राउंड में भी आप लोगों को समझा दे। पाकिस्तान अपनी डील में, ठीक हो गया, पाकिस्तान अपनी डील के अंदर डिफॉल्ट कर गया। वो क्यों कर गया वो अभी मैं आपको बता देता हूं। जो ये बैरिक गोल्ड कंपनी है वो पाकिस्तान को, ठीक हो गया, एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के अंदर ले गई। वो ट्राइब्यूनल किसका था? वो ट्राइब्यूनल था वर्ल्ड बैंक का ट्राइब्यूनल। उस ट्राइब्यूनल को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, कोर्ट, ट्राइब्यूनल का मतलब है कोर्ट। वर्ल्ड बैंक के एक इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट कोर्ट के अंदर बैरिक गोल्ड पाकिस्तान को ले गया था। ठीक हो गया। इसे शॉर्ट फॉर्म में ICSID कहते हैं। इस ट्राइब्यूनल ने पाकिस्तान पे 11 बिलियन डॉलर का जुर्माना आयद किया था। कितना जुर्माना आयद किया था? 11 बिलियन डॉलर का। अब ये डील इंपॉर्टेंट इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के ने
ठीक हो गया। बैरेक गोल्ड के सीईओ को इन पर्सन कॉल की और उसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का कहा, तो उन्होंने ना सिर्फ 11 बिलियन डॉलर का, ठीक हो गया, जो पेनल्टी पड़ी थी, ना सिर्फ वो माफ की, बल्कि दोबारा से नया कॉन्ट्रैक्ट करके 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी ऑफर करती। मीनिंग दैट कि ये इसका नेट इंपैक्ट कितना पड़ता है, इसका नेट इंपैक्ट 21 बिलियन डॉलर पड़ता है। 11 बिलियन डॉलर का पेनल्टी वेव ऑफ की आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पे, और 10 बिलियन डॉलर फर्दर इन्वेस्टमेंट के तौर पे कमिट किया। ठीक है, अब फातिमा बेटा कहानी को आगे जरा समझिएगा, कहानी आगे और इंपॉर्टेंट आ जाएगी। ये बुनियादी तौर पे जो ओरिजिनल मुआहिदा हुआ था ना, ये फरवरी 2011 में हुआ था। किस कंपनी के साथ हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी थी, टेथियन कॉपर कंपनी। उस कंपनी का नाम क्या था? टेथियन कॉपर कंपनी। ये किस मुल्क की कंपनी थी? ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी। इस कंपनी ने बैरक गोल्ड को आउटसोर्स कर दिया प्रोजेक्ट। तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली के ऊपर, ठीक हो गया, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की जजमेंट दे दी थी कि भाई जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है टेथियन कंपनी को, तो उसने बैरक गोल्ड को आगे आउटसोर्स क्यों किया? जबकि बैरक गोल्ड का क्लेम ये था, टेथियन कंपनी का ये क्लेम था कि कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे हमारे पे ये कंडीशन नहीं थी कि हम माइनिंग को आउटसोर्स नहीं कर सकते। ठीक हो गया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टमेंट कैंसिल की, ठीक हो गया, वो मुआहिदा कैंसिल किया, उसके खिलाफ जजमेंट दी। दोनों कंपनियां चली गई ट्राइब्यूनल में, ट्राइब्यूनल ने पाकिस्तान के खिलाफ पैसा दे दिया। तो ओरिजिनली मुआहिदा किसके साथ हुआ था? टेथियन कॉपर कंपनी के साथ। अब किसके साथ डायरेक्टली मुआहिदा हुआ है? बैरक गोल्ड के साथ। मेरे बच्चों, अगर रिको डिक एग्रीमेंट की मेजर बातें सारी क्लियर हो गई हैं तो मुझे ओके कॉल दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें क्या है? 20 मार्च को हुआ, 11 बिलियन डॉलर का कर्जा माफ हुआ, पेनल्टी माफ हुई, 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कमिट हुई। बैरक गोल्ड कनाडा के कंपनी के साथ मुआहिदा हुआ। टेथियन कॉपर कंपनी इनिशियली ऑस्ट्रेलिया की इस कंपनी के साथ मुआहिदा हुआ था। इस मुआहिदे के खिलाफ ऑब्जेक्शन किसने किया था? सुप्रीम कोर्ट ने रिको डिक के टेथियन कंपनी के मुआहिदे को सबूताज किया था, उसके खिलाफ जजमेंट दी थी। मेरे बच्चों, अगर रिको डिक का मुआहिदा क्लियर हो गया तो मुझे ओके कॉल दो। जी, अब ठीक है, स्पोर्ट्स के ऊपर आ जाओ। आईसीसी अवार्ड्स, आईसीसी अवार्ड्स, सिर्फ 3 अवार्ड तुम लोगों ने याद रखने, ठीक हो गया। इनफैक्ट 4 अवार्ड तुम लोगों ने याद रखने, उसके अलावा तुम लोगों ने कोई अवार्ड याद नहीं रखना। बताओ मेरे बच्चों। शाहीन शाह अफरीदी आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर था। शाहीन शाह अफरीदी आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर था। डन। जबकि स्मृति मंधाना इंडिया की ये विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर थी। डन मेरे बच्चों, डन मेरे बच्चों। 2021, 2022 अभी गुजरा नहीं, तो अब 2022 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर कैसे आ जाएगा? बाबर आजम आईसीसी ओडीआई मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर था। जबकि मोहम्मद रिजवान आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर था। और इंग्लैंड का रूट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर था। शहनशाह अफरीदी ओवरऑल क्रिकेटर ऑफ द ईयर,
इंडिया की मंधाना, समृति मंधाना, ओवरऑल विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। रूट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रिजवान, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और पाकिस्तान की फातिमा सना आईसीसी की अमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर थी। फातिमा सना आईसीसी की अमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर थी। मेरे बच्चों, ये क्रिकेट के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स तुम्हें याद होने चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी, समृति मंधाना, रूट, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फातिमा सना। इसके अलावा तुम लोगों को, ठीक हो गया, और कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जर्नली आईसीसी के अवार्ड्स वो पूछ लेता है। आगे चलो मेरे बच्चों। अब आगे चलेंगे तो आगे आ गया, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई कश्मीर पे, जिसे रसल ट्राइब्यूनल रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट का नाम क्या है नया बेटा? रसल ट्राइब्यूनल रिपोर्ट। रिपोर्ट का नाम क्या है? रसल ट्राइब्यूनल रिपोर्ट। ये रसल ट्राइब्यूनल रिपोर्ट बुनियादी तौर पे कनाडा बेस्ड एक एनजीओ है, जिस एनजीओ का पर्पस है कि वो कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा ऑब्जर्वर ग्रुप है। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? तुम लोगों को स्लाइड नजर आ रही है? हिना बेटा, फॉल्ट इन योर स्टार्स, बल्कि फॉल्ट इज नॉट विद इन योर स्टार्स, दैट इज विद इन यू और योर लैपटॉप। रसल ट्राइब्यूनल रिपोर्ट, ठीक हो गया, किसने जारी की? ये बुनियादी तौर पे कनाडा बेस्ड एनजीओ है, जिसका काम है कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को ऑब्जर्व कर। डन हो गया? डन हो गया? अब इस एनजीओ का नाम है कश्मीर सिविटस। अब ये रसल ट्राइब्यूनल का सेशन कहां हुआ? बोस्निया के शहर सरीजीवो में। बोस्निया के शहर सरीजीवो की एक और सिग्निफिकेंस है, वो क्या फरवा? यहां से वर्ल्ड वॉर 1 का कट्टा शुरू हुआ था, जब आर्च ड्यूक फर्डिनेंड वाला वाकया हुआ था। अब सरीजीवो बोस्निया के अंदर कश्मीर सिविटस, जो कनाडा बेस्ड एक एनजीओ है, जिसका काम है कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन को, ठीक हो गया, ऑब्जर्व करना। इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की, जिस रिपोर्ट को कहते हैं रसल ट्राइब्यूनल रिपोर्ट। ये सेशन कब हुआ? ये 17 से 19 दिसंबर में हुआ। अब इस सेशन की इंपॉर्टेंट बात क्या थी? इस सेशन की इंपॉर्टेंट बात ये थी, ठीक हो गया, कि मेरे बच्चों, इस रिपोर्ट ने, ठीक हो गया, इंडिया के अंदर पहली दफा जो सबसे बड़ा इल्जाम आयद किया, वो इल्जाम था, इससे पहले ये किसी ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट के अंदर इल्जाम नहीं लगा था, कि कश्मीर के अंदर आफ्टर, ठीक हो गया, पुलवामा स्ट्राइक, कश्मीर के अंदर वेपनाइज्ड रेप सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, और इसकी क्वांटिटी, ठीक हो गया, नॉर्थ कोरिया और जापान के कंफर्ट विमेन क्राइसिस से भी बड़ी है। अब ये कंफर्ट विमेन क्राइसिस क्या है मुझे नहीं पता। क्लियर हो गया? वेपनाइज्ड रेप, रसल ट्राइब्यूनल, सिविटस, कश्मीर सिविटस, सरीजीवो बोस्निया, 17 to 19 दिसंबर।
ठीक हो गया? आई होप से मेरे बच्चों को यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, आगे चलो मेरे बच्चों। अब मेरे बहनों भाइयों, अगली चीज है एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, ठीक हो गया, जो है ईसीओ की ट्रेन बहाली। ईसीओ क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ईसीओ क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया? ईसीओ क्या है मेरे बच्चों? इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया? इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था आरसीडी। इसका पहले नाम क्या था? आरसीडी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। ये कब बनी थी? 1985 में बनी थी। कब बनी थी? 1985 में बनी थी। ठीक हो गया? किस किस ने बनाई थी? तुर्की, पाकिस्तान और ईरान ने बनाई थी। इसके हेडक्वार्टर का नाम क्या है? इसका हेडक्वार्टर किधर है? तेहरान में। ये आरसीडी इनिशियली बनी थी 1964 में, ये ईसीओ में कन्वर्ट हुई थी 1985 में। क्लियर मेरे बच्चों? इसके चार्टर को क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ इजमीर। इसके चार्टर को क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ इजमीर। इसका लेटेस्ट समिट कब हुआ? इसका लेटेस्ट समिट हुआ 28 नवंबर 2021 में। यह बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। 28 नवंबर 2021 में इसका लेटेस्ट समिट हुआ। कहां हुआ? इसका लेटेस्ट समिट हुआ, ठीक हो गया, तुर्कमानिस्तान में। इसका लेटेस्ट समिट किधर हुआ? तुर्कमानिस्तान में। क्लियर हो गया? तुर्कमानिस्तान के किस शहर में? तो अशाबाद में। एश जा, GABAT, अशाबाद में। एश जा बैट, लेकिन बोलेंगे आगे अशाबाद। तुर्कमानिस्तान के अशाबाद शहर में इसका रिसेंट मोस्ट समिट हुआ। ये कौन सा समिट था? ठीक हो गया फैजा बेटा, 2022 का तो अभी 28 नवंबर आया ही नहीं ना, तो क्या करूं मैं, जहर खा लूं? ठीक हो गया? ये कौन सा समिट था? ये 15 समिट था। ये कौन सा समिट था? ये 15 समिट था। ठीक हो गया? एससीओ के मेंबर कौन कौन है? ईसीओ के मेंबर कौन कौन है? ठीक हो गया? ईसीओ के इस टाइम ईसीओ के इस टाइम मेंबर है मेरे बच्चों, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान,
ईरान, तुर्की, ठीक हो गया, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, ईरान, तुर्की, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक हो गया। मीनिंग दैट इसके आज की तारीख में 10 मेंबर्स हैं। उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, क्लियर हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, टोटल 10 मेंबर है। एग्जैक्टली मेंबर्स का नाम तो नहीं आएगा ना। अब मेरे बच्चों, ईसीओ को पहले कहते थे आरसीडी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। आरसीडी बनी थी 1964 में, ये ईसीओ में कन्वर्ट हुई 1985 में। इसके चार्टर को कहते हैं ट्रीटी ऑफ इजमीर। इसके चार्टर को क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ इजमीर। क्लियर मेरे बच्चों? अब आ जाओ लेटेस्ट फैक्ट पे। अब आ जाओ लेटेस्ट फैक्ट पे मेरे बच्चों। 15 जनवरी 2022, 15 जनवरी 2022, 15 जनवरी 2022, ठीक हो गया अहमद? 15 जनवरी 2022 को ईसीओ के प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन सर्विस चलती थी इस्तांबुल, तेहरान और इस्लामाबाद के दरमियान। 10 साल के बाद, 10 साल के बाद ये ट्रेन सर्विस बहाल की गई। दस साल के बाद ये ट्रेन सर्विस बहाल कब की गई? कब बहाल की गई? 15 जनवरी 2022 में। क्लियर हो गया मानूर बेटा? ठीक हो गया। अब ये जो सफर करती है ये 10 डेज की माइलेज है और इन तीन मुल्कों के दरमियान ये 6544 किलोमीटर की ट्रेन लिंकेज है, जो इन टर्म्स ऑफ माइलेज दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन ट्रांजिट लिंक बनता है। सिग्निफिकेंस समझ आ गया? ईसीओ के इस ट्रेन लिंक को बहाल ना करना अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंडीशन थी, जिसे याख्थू करके 15 जनवरी 2022 को बहाल कर दिया गया। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल के दरमियान कार्गो रेल सर्विस को बहाल किया गया। आई होप से मेरे बच्चों को ये फैक्ट और इसके तुफैल ईसीओ के रेलिवेंट सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए। आगे चलूं मेरे बच्चों, आगे चलूं मुनीब? अब आगे चलेंगे तो अगली चीज है, ये एक बहुत बड़ा फिगर है जो जर्नली, ठीक हो गया, जर्नली पूछा जा सकता है मेरे बच्चों। जिस जिसका टाइम अप हो गया है ना, वो खालिक की हकीकी से जा मिले। ठीक है 30। अब कहानी को गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली खातून सुप्रीम कोर्ट की जज बनी
इन खातून का नाम है आयशा मलिक। ये कब सुप्रीम कोर्ट की जज बनी? ये 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। ये कब सुप्रीम कोर्ट की जज बनी? ये 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। अब मेरे से किसी ने पूछा ना 24 जनवरी किस साल का, तो मैं उसके नाक पे मुक्का मारूंगा। ठीक हो गया। अब मोटी सी बात यह है अली कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वक्त में सिटिंग नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं? तो इसका जवाब है 16 जजेस। तो पहली दफा एक औरत उन 15 पे भारी होगी। आज तक आपने मर्दाना आलिया और उज़्मा का इंसाफ तो देखा है, अब आप जनाना उज़्मा और आलिया का इंसाफ भी देख लीजिएगा। सॉरी 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 सॉरी, आप सही कह रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के टोटल जजेस होते हैं 17। पहली दफा उनमें से 16 की कंपोजिशन आई है। आयशा मलिक 24 जनवरी को पाकिस्तान की, ठीक है, पहली सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। वन स्टेप फर्दर क्लोज टू द फर्दर वीमेन एम्पावरमेंट। आगे चलो मेरे बच्चों, ठीक है, आगे चलते हैं मेरे बहनों भाई, आगे चलते हैं। अब मेरे बहनों भाइयों ये फैक्ट नोट कीजिएगा, ये फैक्ट नोट कीजिएगा मेरे बहनों भाइयों। पाकिस्तान की नेवी के अंदर एक नई वेसल इंडक्ट हुई है 8 नवंबर 2021 को। कब इंडक्ट हुई है? 8 नवंबर 2021 को। इसका नाम है तुगरल, PNS तुगरल F261। पाकिस्तान के अंदर एक सबमरीन पाकिस्तान के नेवी के फ्लीट में एंटर हुई है। कब? 8 नवंबर 2001 को 21 को, जिसे तुगरल कहते हैं, PNS तुगरल F261। ये बुनियादी तौर पे चाइना ने पाकिस्तान को 4 देनी है। ये उन 4 के सीक्वेंस की पहली, ठीक है, सब ये पहली नेवल वेसल थी, नेवल शिप थी, ठीक है, चाइनीज फ्रिगेट थी। ठीक हो गया। इसकी टाइप क्या है? रट्टा मार लो, ये टाइप 054A की वेसल है और ये चाइना की मोस्ट एडवांस्ड वॉरशिप है और इसके ऊपर सरफेस टू सरफेस मिसाइल और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी एयर वेपनरी इंस्टॉल्ड। याद क्या रखना है? 8 नवंबर। याद क्या रखना है? 4 मिलनी है। याद क्या रखना है? तुगरल F261 है। याद क्या रखना है? ये 054A टाइप है। आतिफ ऑटो है। यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? तो PNS तुगरल F261 इस वक्त पाकिस्तान के नेवल फ्लीट में सबसे एडवांस नेवल। उम्मे हमारा, मेरी बेटी, तुगरल सल्जूक एम्पायर का, ठीक हो गया, एक बादशाह था जिसने तुर्क सल्जूक सल्तनत एस्टेब्लिश की थी। उसके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया तुगरल। उर्तगल नहीं है, तुगरल है। हाँ, मेरे फ्री मिली है, साथ मिसाइल भी देंगे, चला लो। आगे चलो मेरे बच्चों, आगे चलेंगे तो इसकी कॉन्टिन्यूटी में आगे आ जाएगा मेरे बहनों भाइयों
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिकन एक्ट है। मैं विश्व आप सोने दे वाले, जिसे अमेरिकन कंप्यूटर्स एक्ट कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, जिस एक्ट को क्या कहते हैं? अमेरिकन कंप्यूटर्स एक्ट। ये कब अप्रूव हुआ? ये 4 फरवरी 2022 को अप्रूव हुआ। ये 4 फरवरी 2022 को इंप्रूव हुआ। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अमेरिकन कंप्यूटर एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों? वो चीज समझ लो, तुम्हें ऑटो पे समझ आ जाएगा। ये बुनियादी तौर पे, ठीक हो गया, ऐसे एरियाज में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने का बिल है जिस एरियाज में चाइना से अमेरिका में प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होती हैं। ठीक हो गया? और चाइना उन प्रोडक्ट्स के ऊपर पहले, ठीक हो गया, ट्रेड बैरियर्स लगाता था। तो कंप्यूटर सेक्ट क्या है कि हम ऐसे एरियाज में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके इन एरियाज को अपनी फेवर में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मीनिंग दैट, ठीक हो गया, कि चाइना के मुकाबले में अमेरिकन इंडस्ट्री को कंपेटिटिव बनाने के लिए अमेरिका ने जो एक्ट अप्रूव किया 4 फरवरी 2022 को, उसे अमेरिकन कंप्यूटर्स एक्ट बोलते हैं। सिर्फ इतना सा एमसीक्यू। जी सरिश, सिर्फ इतना सा एमसीक्यू, सिर्फ इतना सा। अमेरिका ने यूएस चाइना ट्रेड वॉर की कॉन्टिन्यूटी की बुनियाद पे जिन एरियाज में, टेक्नोलॉजी एरियाज में चाइना से प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट ज्यादा थी, उन एरियाज में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करने के लिए एक कानून पास किया, जिस कानून को कहते हैं अमेरिकन कंप्यूटर्स एक्ट। ये 4 फरवरी 2022 को अप्रूव हुआ। सिर्फ दो चीजें याद करनी है, नेम ऑफ एक्ट, डेट ऑफ एक्ट। क्लियर? आगे चलते हैं। अब मेरे बहनों भाइयों, बच्चों, ये मुझे 30 स्लाइड नंबर के ऊपर जाने दो ताकि हम डिजिट, ठीक है, राउंडेड नंबर्स के ऊपर खेल सके। मेरे बहनों भाइयों, कहानी को जरा समझिएगा। पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन के ऊपर एक फैक्ट एंड फिगर है। पाकिस्तान में 63.5% जो टैक्सेशन है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन। पाकिस्तान में 63.5% जो टैक्सेशन है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? पाकिस्तान में 63.5% जो टैक्सेशन है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, और इसका सबसे बड़ा सोर्स सेल्स टैक्स है, 66%। क्लियर हो गया? सिर्फ इतना सा एमसीक्यू याद रखना। पाकिस्तान में जो टोटल रेवेन्यू है उसका 63% इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और उस इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो सबसे बड़ा चंक है वो है 66% सेल्स टैक्स। ठीक हो गया? आयशा बेटा, ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का फैक्ट है। क्लियर? जी ठीक है, ये सेल्स टैक्स वही है जिसे आप जनरली जनरल सेल्स टैक्स कहते हैं। क्लियर हो गया? अब मेरे बहनों भाइयों, ये 2022 के अंदर जो ग्लोबल इन्फ्लेशन आई है उसके ऊपर कंट्री वाइज मार्क है।
अब मेरे बहनों भाइयों इस कंट्री वाइज मार्क पे जाएंगे तो इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन आई है वो आई है इन द कैटेगरी ऑफ 20 to 30%। 2020 के अंदर ग्लोबल कंपैरिजन में पाकिस्तान के अंदर कितनी इन्फ्लेशन आई है, कितनी महंगाई आई है, इन रेंज ऑफ 20 to 30%। जबकि इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन आई है वो आई है इन कैटेगरी ऑफ 10 to 20%। 10 to 20%। क्लियर? इसका सोर्स है इकोनॉमिक द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिस्ट एक थिंक टैंक है, उसका R&D ग्रुप है इंटेलिजेंस यूनिट। ट्वेंटी टू 30% रेंज है। क्लियर हो गया? रेंज है। आगे चलूं तो पाकिस्तान के अंदर एवरेज इन्फ्लेशन कितनी आई है? 20 to 30%। ठीक है, अब आगे चलते, चलो इस स्लाइड के ऊपर आके खत्म कर देते हैं। मेरे बहनों भाइयों, कुछ आज की क्लास में आइडिया हो गया कि हम लोग किस तरीके से चीजों को लेके चल रहे। अभी हम लोग, ठीक हो गया, टॉपिक टू टॉपिक एनिमेशंस के साथ, स्कीमेटिक्स के साथ चीजों को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया? जब ये चीज मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको 1 साल की अखबारें पढ़ाऊंगा। जब वो पूरा हो जाएगा तो मैं आप लोगों को एक फैक्ट शीट डेवलप करवाऊंगा। पेपर में आया या नहीं आया, लेकिन तुम लोगों का डेटा बैंक इंशाल्लाह ताला मैं रिटर्न के लिए तैयार करवा दूंगा। हम रिपोर्ट कोट कोट कर रहे हैं यार, तो हम वो क्या कहते हैं, इकरा बेटा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 15 जनवरी 2022 को बेटा ईसीओ की ट्रेन बहाल हुई। असमा बेटा नहीं, 20 to 30%। ये डिस्टॉर्शन हैं कलर में। जी, इंडिया का 10 to 20%। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ये लो बेटा। उसका डेटा अवेलेबल नहीं था, अफगानिस्तान का डेटा अवेलेबल नहीं। ये टेक्स्ट वाली स्लाइड है।
ये जियो बाइडेन की स्लाइड है। मरियम बेटा वो थिंक टैंक है, उसके हेड की तुझे क्या जरूरत पड़ गई? इजराइल के निदा बेटा। टैक्स वाली का सोर्स है शुमाइला बेटा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। कंप्यूटर सेक्ट के मारिया बेटा रीजन थे कि जिस जिस एरिया में चाइना की इंपोर्ट्स, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स यूएसए में बहुत ज्यादा हैं, उन एरियाज के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया जाए ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन चाइना खत्म हो। हेडक्वार्टर ऑफ आरसीडी निमरा बेटा ईसीओ तेहरान में। स्लाइड नंबर 30 पढ़ाई नहीं है मैंने। ये लो बेटा सीओपी 26। चलो अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। थैंक यू मेरे बहनों भाइयों, आई होप सो आज की क्लास में गुजारा होगा। Recording stopped.